कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने पिशाच सुंदरी की भाग 8 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 9 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करें। जीप का ड्राइवर चमनगढ़ स्टेट के खुफिया विभाग का ही था। हवलदार रैंक का यह आदमी अधेड़ होते हुए भी खूब हष्टपुष्ट था। डॉक्टर हार्वर्ड ने चमनगढ़ शहर के बाहर निकलते ही रोगों और निदानों की चर्चा छेड़ दी। उसी में बड़ी सड़क का फासला तय हो गया। जीप से लगभग 50 गज के फासले पर फौजी ट्रक था। 11 मील का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो गया। अब पहाड़ी सड़क पर मोड़ था। मैंने जीप रुकवाई, स्वयं में उतरकर ट्रक में ड्राइवर की सीट के निकट आगे बैठ कर्नल हडसन के पास गया और मैंने उन्हें चेतावनी दी कि आगे की पहाड़ी सड़क बहुत घुमावदार और मोड़ वाली है, होशियारी से चलाना आवश्यक है। फिर उन्होंने ड्राइवर की पीठ थपथपाते हुए कहा, जोधा सिंह हुजूर, पहाड़ी सड़क पर होशियारी से चलना भाई। वह मुस्कुराया, कैसे भी सड़क हो हुजूर, गुरु की कृपा से साकुशल पहुंचेंगे। मैंने टोका, डरोगे तो नहीं? विनम्रता से मुस्कुराया वह। हुजूर, डर कैसा, हुक्म देने के लिए आप साथ हैं। कोई ऊंच नीच हो तो मरहम पट्टी के लिए फिरंगी डॉक्टर साथ हैं। जब सिपाही का अफसर साथ हो तो सरकार सिपाही का दिल 100 गुना बढ़ जाता है। मैंने कहा, चलो संभल कर, धीरे धीरे, होशियारी से। यह कहते कहते मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर हार्वर्ड मुस्कुरा दिया। 4 मील का सफर शेष था। ड्राइवर 10 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा। मैंने इन 4 मीलों में बहुत ही सतर्क रहना चाहता था, परंतु हार्वर्ड शायद मुझे बातों में लगाए रखना चाहते थे। उनकी दृष्टि में मैं मरीज था और अपनी दृष्टि में मैं अपने साथ ढेरों जानों को काल के गाल में ले जा रहा था। परंतु डॉक्टर की उपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती थी। फलस्वरूप हम दोनों की दृष्टि आमने सामने थी। हम दोनों में से कोई भी सड़क की ओर नहीं देख रहा था। जीप लगभग 1 मील बढ़ चुकी थी। आकाश घने काले बादलों से घिरा था, अलबत्ता बरस नहीं रहा था। यकाएक ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा दिए। गोपाली साहब चीख जैसे स्वर में बोला। डॉक्टर के साथ बातों में उलझा हुआ मैं चौंका। क्या हुआ जोधा सिंह? फौजी ट्रक जीप के समीप आकर रुका। गोपाली साहब, इसी मोड़ पर मैंने एक भैंसा देखा है, गाड़ी चलाऊं? मेरा अंग प्रत्यंग कांप उठा, परंतु मुझसे पूर्व डॉक्टर बोले, ड्राइवर, यह तुम भी जानते हो कि भैंसे और जीप की टक्कर में जीप से ज्यादा भैंसे को नुकसान होगा। अब आगे गाड़ी महल तक ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलना चाहकर भी चुप रहा, परंतु फिर भी डॉक्टर के साथ बातचीत जारी ना रख सका। हे मेरे ईश्वर! जैसे ही ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके गाड़ी मोड़ी, ठीक मोड़ पर भैंसा खड़ा था। लाइट में वह लाली मिश्रित काला दिखाई पड़ रहा था, वही पिशाच भैंसा। मैं नहीं जानता था कि अगर मैं ड्राइवर सीट पे होता तो क्या होता, परंतु जोधा सिंह ने कमाल कर दिया। हार्न तो निरंतर बजाता रहा, परंतु साथ ही उसने भैंसे पर गाड़ी चढ़ा दी। आश्चर्य से डॉक्टर हार्वर्ड की आंखें फटी रह गईं। ना तो भैंसे के कारण जीप को कोई धक्का लगा और ना ही नीचे व्हीलों में कोई धचक हुई। मैंने और डॉक्टर ने शीघ्रता से पीछे मुड़कर देखा, परंतु वह लुप्त हो चुका था, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ दूर जीप चली, परंतु जैसे ही फिर मोड़ आया, भैंसा फिर दिखाई पड़ा। वह जीप के आगे आगे दौड़ रहा था। गोपाली, फायर करो, डॉक्टर उतावले होकर बोले। नहीं डॉक्टर, फायर करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? अगर तुम में साहस नहीं है तो पिस्तौल मुझे दो। डॉक्टर, मेरे साहस को चुनौती मत दीजिए। आप पहली बार आए हैं और मैं कल रात सारी रात इस भैंसे के आसपास बिता चुका हूँ। जरा गौर से देखकर निर्णय कीजिए। क्या आम भैंसे में और इसमें अंतर नहीं है? क्या अंतर है? क्या यह शीशे की भांति पारदर्शी नहीं है? डॉक्टर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। भैंसा जीप के
जीप से लगभग 15 कदम आगे दौड़ता रहा, परंतु जीप का प्रकाश उसे स्पष्ट भेद रहा था। मैंने कहा, एक बात और भी नोट करने की है डॉक्टर, वह यह कि भैंसे की परछाई नहीं है। डॉक्टर का समस्त साहस विदा हो गया। मैंने यूं ही उसका हाथ थाम लिया। जाना था कि यह कांप रहे हैं। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार छाती पर क्रॉस का चिन्ह बनाया। अलबत्ता ड्राइवर का साहस अपूर्व था। हॉर्न से इस बंद घाटी को गूंजाता हुआ वह 10 और 15 मील की रफ्तार से चल रहा था। जब भी बिजली चमकती, मैं उत्सुकता से घाटी के महल को जरूर देख लेता। शेष सफर में कोई दुर्घटना नहीं घटी। मेरी जीप और उसके बाद ट्रक सभी सलामत घाटी के महल के द्वार तक पहुंच गए। अभी कुछ देर तक भैंसा जीप के आगे दौड़ता रहा, परंतु महल के द्वार पर वह अचानक ही लुप्त हो गया। फौजी तुरंत ही ट्रक से उतर पड़े। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हडसन पूरी तैयारी से आए थे। ट्रक के ऊपर पहले से 2 बड़ी लाइटें फिट थीं। एक बैटरी के कनेक्शन से प्रकाशित कर दिया। क्या करना है? कर्नल हडसन ने मुझसे पूछा। मैंने एक बार मुड़कर डॉक्टर हार्वर्ड की ओर देखा। उस व्यक्ति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मन ही मन सोचा, कहीं यही हाल कर्नल हडसन का ना हो जाए और मुझे अकेला ही रह जाना पड़े। परंतु कर्नल हडसन के जवानों को देखकर हिम्मत बढ़ी। मैंने कर्नल से कहा, हम लोगों को महल में चलना है, कृपया जल्दी करें। सरकार, एक चीख जैसी आवाज ने हम सभी को चौंका दिया। सैनिकों के हाथों में टार्च बिना आदेश के प्रकाशमान उठी। रंग सिंह घबराया सा दौड़ा आ रहा था। उसी की यह पुकार थी। सरकार, वह निकट पहुंचकर बोला, बहुत देर कर दी आपने, बहुत देर कर दी। कृपया जल्दी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ रंग सिंह, देर तो मुझे हो ही गई। अनिष्ट की आशंका से मेरा मन कांप उठा। सब कुशल तो है ना? एक क्षण तो सब कुशल है सरकार, लेकिन देर मत कीजिए, वरना वह पिशाचनी बहू रानी को मार डालेगी। भाभी जी को वह मंदिर में? नहीं सरकार, उन पर तो आज प्राण देने का जुनून सवार है। वह ऊपर ही है, छत्र मंजिल पर। जल्दी कीजिए सरकार। आइए कर्नल। मैं आगे बढ़ा। रंग सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दौड़ने लगा। भला दौड़ने जैसी स्थिति मेरी कहाँ थी? किसी तरह मैं घिसट रहा था उसके साथ। जरूर कोई बात थी, तभी रंग सिंह इतना उत्तेजित था। मेरे पीछे आती हुई पदचाप इस बात का प्रमाण थी कि कर्नल भी अपने सैनिकों सहित आ रहा है। मैं और रंग सिंह अब महल के मुख्य द्वार के निकट आ चुके थे। उसी क्षण ऊपर छत्र मंजिल से बासंती भाभी की पुकार सुनाई पड़ी। गोपाली जी, पिशाचनी। मैं भाभी जी की आवाज़ देना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि भाभी जी मैं आ रहा हूँ, परंतु मैंने ऊपर दृष्टि उठाई ही थी कि लोमहर्षक चीख ने मुझे दहला दिया। धड़ाम से कोई नीचे आ गिरा। साथ ही पीछे से सैनिकों की टार्चों का प्रकाश नीचे गिरने वाली प्राणी पर पड़ा। सचमुच मुझे देर हो गई। मेरे सामने बासंती भाभी की छटपटाती हुई लाश थी। रंग सिंह चीख कर रो पड़ा। साथ ही ऊपर से एक और चीख सुनाई पड़ी। यह चीख मेरे दोस्त धीरज की थी। मृग मारीचिका के समान मेरे मन में आशा लगी कि शायद भाभी जी बच सके। मैं झुका, उनका सिर अपने हाथ में ले लिया। उन्हें उठाना चाहता था, परंतु भाभी जी तो जा चुकी थी। केवल उनके शरीर का गर्म खून था जो जमने से पहले का करिश्मा दिखा रहा था। भाभी जी ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। मैंने एक स्नेही स्त्री को खो दिया। काश मुझे देर ना होती। और इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको कहानी का 10वां भाग सुनना होगा। ओके बाय। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।